अस्सलामु अलैकुम। वो इश्क जो ममनू ना रहा की 78 लास्ट एपिसोड के साथ में आ चुकी हूँ। बहुत मज़े की है, तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। मुझे साफ दिखाई दे रहा है तेरी मौत मेरे हाथों ही होगी। हावर के लोगों ने जख्मी आइस को जिस तरह रस्सियों की मदद से बांधा था, वो देखकर ही दिल होल रहा था। शाने से निकलता खून उसकी पूरी शर्ट पर बिखर चुका था। हावर गन हाथ में नहूत से घुमाता सामने ही चक्कर काट रहा था, जबकि मंजूर हुसैन की आंखें पथराई थी। हाँ हाँ मंजूर, तुम देख रहे हो इस जख्मी रीछ को, बंधा हुआ है, जख्मी है, फिर भी से होश फहमियाँ चिमटे जा रही हैं कि ये यहाँ से बचेगा मत से कह कहे कि संघावर के चेहरे पर इस्तेज़ा बिखरा, जबकि आइस ने एक वैसी ही आतिशी निगाह मंजूर पर डाली जिसकी ताब न सहते वो नजर झुका गया। मंजूर हुसैन, पछताएगा, याद रखना तेरा हिसाब भी दर्दनाक होगा। मैंने सोचा था तेरे बच्चे यतीम ना हो, तभी दूसरा मौका दिया और मेरी इसी गलती ने मुझे इस हाल पर पहुंचाया। ठीक थे मेरे असूल। आइस की जज्बाती करने की कोशिश रंग लाई, जबकि मंजूर जिसके हाथ से ही हावर का प्लान था आइस को मरवाने का। मंजूर के पीले पड़ते चेहरे को देखे हावर गन के ट्रैगर पर हाथ रखे आइस के माथे तक गन की नाल जोड़ता दाड़ा। मार मुझे, मेरे लोगों ने तेरे जिस्म के अनगिनत टुकड़े ना किए तो मेरा नाम आइस आलम नहीं हावर। मार अगर एक बाप की औलाद है। हल्क फाड़ कर आइस ने हावर को उकसाया, जबकि इससे पहले हावर से मारता कह कहा लगाकर गन हटाती वो मंजूर के हाथ में थमाई, जबकि मंजूर के कपकपाते हाथ को आयस ने देखकर उसकी वीरान सी डूबी आंखों में देखा, जहां फैली अजियत मंजूर के बदल जाने की तर्जुमान थी। मुझे मंजूर मारेगा है ना मंजूर, वो क्या है, तूने इसकी औलाद छीनी, औलाद का दुख मुझसे बड़ा है। चलो मंजूर हुसैन, अपने अंदर की नफरत निकाल बाहर करो। हावर ने फौरी मंसूर का सीना थपकाते से और अपने आयस के बीच ला खड़ा किया। आयस ने कुछ ना किया, बस मंजूर की आंखों में देखता रहा। चल ना, मार भी दे। हावर ने कब से मंजूर को टहोका दिया, मगर इससे पहले वो गन चलाता बाहर होती फायरिंग पर। जहां हावर के हाथ की चिड़ियां तोते उड़े, वहीं मंजूर ने अपनी जान बचाने को फौरी पलट कर आंखें सख्ती से बंद किए गोली चलाई, जो सीधी हावर के सीने में जा पड़ी। आइस आलम की आंखों में चमक उठी। हावर को गोली मारने के बाद मंजूर के हाथ से गन वैसे ही खौफ से छूट गई, जबकि हावर के तमाम लोग जैसे ही हटक ने फड़काए। वो दौड़ता हुआ जब अंदर कॉटेज में घुसा तो पहले तो आइस आलम को देखकर इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर लपक कर आइस को लिपटा। लाल, आपको कुछ हो जाता तो मेरी भी जान जाती। अब ठीक है ना। हटक ने एक बार फिर आयस को साबित कर दिया कि वो आयस सालिम का सच्चा वफादार है। आयस ने मुस्कुरा कर इसे रश्क से देखा, जबकि हटक के दो लोग हावर और दो मंजूर के इर्द गिर्द घेरा डाल चुके थे। हटक ने फौरी आयस के हाथ खोले और उसका जख्मी शाना देखे फिक्रमंदी से इसे सहारा दिया खड़ा करवाया। हावर दम तोड़ चुका था, जिसकी लाश यहीं छोड़कर वो दो लोग सदमे में धुत मंजूर को भी लिए पहले इस कॉटेज से निकले। आग लगा दो इस कॉटेज को। हटक ने दो लोगों को इशारा किया और खुद आयस को गाड़ी के पास लाकर एक लगवाए खड़ा किया, और इससे पहले हटक मुजरिम बनकर सर झुकाकर खड़े आंसू बहाते मंजूर हुसैन के सीने में इस जुर्रत पर गन की सारी गोलियां गाड़ता इसकी आवाज़ पर रुका। नहीं हटक, वो दुश्मन नहीं रहा अब। आयस की आवाज़ पर मंजूर ने अपनी नम आंखें रगड़ कर जख्मी होने के बावजूद मुस्कुराते आयस को देखा तो फूट फूट कर सिसका, मगर लाला, इसकी वजह से आपकी जान जा सकती थी। खुदा के लिए मुझे इजाज़त दे, मैं इस आदमी की चीथड़े उड़ा दूँ। हटक की आंखों में गुस्से से सुरहाई गली। आयस ने एक हाथ गोली की जख्म पर रखते लड़खड़ा कर टेक छोड़ी और ठीक रोते तड़पते मंजूर के सामने जा रुका। मैं नहीं जानता किस मुंह से माफ़ी मांगू, पर आप पर मेरा खून माफ़ है साहब। नशे की लत ने बेबस कर दिया था, वरना मारने की नीयत नहीं थी आपको। मुझे ज़रा अंदाज़ा नहीं था कि हावर किस किस्म का आदमी है। इसने मुझे बस पैसों की लालच थी। वो मेरे हाथों से आपको मरवा कर मुझे जेल में डलवा देता, नहीं समझा उसकी चाल, आप गोली मारते मुझे। मंजूर को अकल आ गई, यही उसकी सज़ा के रद्द होने के लिए काफ़ी था। हटक का तो बस ना चला, इस रोते आदमी का मुंह नोच ले। काम करोगे मेरे साथ। आइस के ऑफर पर जहां मंजूर हानक हुआ, वहीं हटक ने यूं गर्दन मोड़कर आइस को देखा जैसे पहली बार जिंदगी में से लाला की दिमागी हालत खिसकी लगी हो। लेकिन आइस के अगले जुमलों ने कहानी उलट दी। डरो मत, कातिल नहीं हूँ, इंसाफ अपने हाथ में रखने वाला एक शरीफ गुंडा हूँ। तुम्हारी ये नशे की लत जब इंसाफ के लिए उठे जायज़ हथियार के नशे से बदलेगी, फिर तुम समझोगे जिंदगी सिर्फ अयाशी का नाम नहीं, जिंदगी सरापा जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को इज्जत की रोटी के साथ तहफ़्फ़ुज़ दे सकोगे। किसी बेगुनाह की जान नहीं जाएगी तुम्हारे हाथ से, फैसला तुम पर है। हटक दिलगीर मुस्कुराया तो मंजूर की भी आज़रदा मुस्कुराहट उसके इकरार की निशानदही कर गुजरी। मेरी ज़िंदगी आपकी अमानत है, आपके लिए ही जाएगी साहब, माफ़ कर दें। वो हाथ जोड़े सिसक उठा, जबकि आयस ने उसके हाथ खोले और उसका कंधा थपकाया। साहब नहीं लाला, हटक इसे हॉस्पिटल पहुंचाओ और महमूद से कहना इसे जल्द इस मूजी वबा से निकाले, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग है। चल जाओ तुम। आयस ने इसे हॉस्पिटल रेफर किया नशे की लत से निजात को, जबकि हटक जाते जाते मुस्कुरा कर पलटा। दो लोग आयस के साथ ही हॉस्पिटल जाने वाले थे, जबकि कुछ देर में बाकी दो होनहार लोगों ने मिट्टी का तेल छिड़क इस कॉटेज में आग लगा दी। आग के धुएं की खुशबू इनहेल करता आयस दर्दो टीस के बावजूद मुस्कुराया और फिर दो लोगों की हमरा गाड़ी में सवार होने लड़खड़ाता हुआ बढ़ गया। बस करें नानी, इतने सारे कपड़े मत खरीदे, मेरे पास कितने सारे पड़े हैं जिनको एक बार भी नहीं पहना, और तो और फार्म हाउस में भी डेढ़ लगा। ये मुसलसल चौथा ड्रेस था जो नाने इश्बा पर सजता इमेजिन करते खरीद कर काउंटर के पास खड़ी लड़की को थमाया। पहले तीन तो इश्बा ने चुप करके ले लिए, मगर जब चौथे के बाद भी वो मगरूर पांचवें ड्रेस की तरफ बढ़ा तो मजबूरन इश्बा को उसका हाथ पकड़ कर रोकना पड़ा। तो क्या हुआ, तुम मुझे दिन में 3 दिन पहन कर दिखा देना, यूँ तुम सब पहन लोगी। अनान के जवाब पर वो हफा होने के बावजूद उसके दीवाने लहजे पर मुस्कुराई। मैं थक जाऊंगी अनान, मेरा बस चले तो 2-3 दिन एक ही जोड़ा पहने रखूँ बस, प्लीज़ यही
यही पैसे हम किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं। अशफा की बात सुने अनान ने एक और सनफ्लावर प्रिंट वाली बहुत खूबसूरत शर्ट वाला ड्रेस निकालकर अशफा के साथ लगाया और सताइशी नज़रों से कुछ फासले पर रश्क से इस कपल को देखती लड़की को थमाया। पहले अरमान पूरे कर लूँ, फिर तुम्हारी ये ख्वाहिश भी सर आंखों पर होगी। ये भी तो ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ हर खूबसूरत रंग तुम पर सजे पहले, फिर वो आम हो दुनिया में। तमाम तरह एतराज़ात अनान के लफ्ज़ी इस्तेहकाक ने रद्द किए, जबकि अशबा ब्लश करती फौरी सर झुका गई। दो और होने चाहिए मेरी पसंद के। अनान ने शरारत से आंख विंग करते फिर से तलाश शुरू की, तो अशबा हंसी ही दबाती रह गई। अनान ने उसके लिए ब्रांडेड हील्स भी ली, बल्कि वह हर वो चीज़ जिसको देख कर इसे लगा ये अशबा नूर की मलकियत होना चाहिए सब लेता गया। दोनों काफ़ी सारी शॉपिंग की, माल से बाहर आए तो अशबा एक हील्स का बैग अंदर ही भूल आई। ओके, तुम गाड़ी में वेट करो, मैं आता हूँ, लॉक कर लो जब तक मैं ना आऊँ। खोलने की ज़रूरत नहीं, नरमी से इसे हदायत की। इसे बैठाकर अनान ने उसकी फर्माबरदारी से गाड़ी लॉक करते ही वापस कदम मॉल की तरफ बढ़ाए। मतलूबा शॉप से हील्स का बैग लिए वो अपने ही ध्यान में बाहर निकल रहा था जब किसी से बहुत बुरी तरह टकराया। अनान के हाथ से फ़ोन और शॉपिंग बैग वहीं नीचे गिरा, जबकि दूसरी तरफ वो ग्रे बालों वाले वजह से बुरी आंखों वाले इसे दुगनी उम्र की जनाब भी अपना गिर जाता नज़र का चश्मा उठाए इसे देखकर वहीं थम गए। आप ठीक है अंकल, आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ जल्दी में। अनान ने अपना फ़ोन उठाकर बैग भी उठाया। इन मौसूफ की तरफ जैसे ही माजरत ज़दा अंदाज में बोलते देखा, अनान को लगा पैरों से ज़मीन से रख गई है। दोनों तरफ वो बुरी आंखें हैरत, सदमे और तकलीफ से थम गई थीं। अनान के बजते फ़ोन ने से होश में लाया। अशबा में आता हूँ, अनान ने बदहवासी से कहे काल बंद की और अपने सामने खड़े इस इंसान को देखकर वहाँ इन आंखों में जमा हैरत और तीरगी सफाकी से देखने लगा। अनान इस शख्स के लब हिले, जबकि अनान की स्पाट नज़रें लम्हा लगाते तकलीफ से बनी। ये तो हरगिज़ मत कहिएगा कि आप इब्राहिम आलम हैं, क्योंकि इन हाथों से दफनाया था आपको। अनान की आवाज़ उसके हल्क का तीर बनी, जबकि इब्राहिम आलम अपनी बेबसी और मजबूरी की गठरी अपनी इस झूठी मौत की कहानी लिए उसके सामने मुजरिम बने खड़े थे। वक्त रुक गया था, यहाँ तक कि सांसें भी। दोपहर ढल गई थी। एदा को डॉक्टर ने 2 घंटे के लिए मजीद रोक लिया, क्योंकि ड्रिप लगी, साथ में ब्लड टेस्ट हुआ। ड्रिप खत्म हुई तब डॉक्टर ने रिलीफ दिया। देखा कितनी तबीयत खराब थी और तुमने हल्का ले रखा था। दोबारा ऐसी लापरवाही मत करना, तुम्हें थोड़ा वेट करना है यहाँ तब तक तुम्हारी रिपोर्ट आ जाएगी। आइस भाई को कॉल करना, फिर तुम्हें पिक कर लेंगे। मैं यूनी जाकर अपने और तुम्हारे यहाँ रुकने का बता दूंगी, और हाँ, 1-2 दिन यूनी से तुम्हारी लीव ले लूँगी, रेस्ट करना। नर्स ने एदा को कुछ देर रेस्ट की ताकीद की, जबकि आयशा ने नरमी से इसे सब समझाते प्यार से गाल सहलाई और कमरे से चली गई। एदा ने अपने बैग से फ़ोन निकाला और आइस का नंबर मिलाया। आइस का फ़ोन इस वक्त साइड टेबल पर था, जबकि सिंगल बेड के वस्त में बैठे आइस साहब डॉक्टर को अपने शाने के दर्द के बारे इन्फॉर्म कर रहे थे। हटक फौरी पहुंच आया था कि आयस ने इसे सख्ती से मना किया था कि किसी को उसके ज़ख्मी होने का ना बताए, क्योंकि आयस नहीं चाहता था आज के दिन सब उसके लिए परेशान हो जाएं, खासकर मोहिब, जिससे उसकी दोस्ती साहिर के सबब काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। आपको 2 से 4 दिन आराम करना होगा। आयस ज़ख्म बज़ाहिर गहरा नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। डॉक्टर ने पेशावराना मुस्कुराहट उछालते तसल्ली करवाई और रूम से निकले, जबकि जिस तरह आयस ने बेकरारी से एदा की कॉल पिक की, इस पर हटक भी ब्लश करता फौरी कमरे से निकल गया। जी मेरी धड़कन फ्री हो गई तुम यूनी से? आयस का तरोताज़ा और मीठा लहजा सुने वो हाँ हाँ रूहानसी हुई। आयस तबीयत अच्छी नहीं थी तो हॉस्पिटल आ गई कोली के साथ। आपको नहीं कॉल की क्योंकि आप बिज़ी हो सकते थे, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एदा की रोई सी आवाज़ और हॉस्पिटल का सुने आयस फौरी मैट्रेस पर से टांगे उतारे, हाथ सीने पर रखे उठ खड़ा हुआ। मेरी जान रो नहीं, बताओ किस हॉस्पिटल में हो, मैं अभी आता हूँ तुम्हारे पास। आयस ने झुककर शूज़ पहने, भले इस बीच दर्द से चेहरे के जाविये बिगड़े, और गाड़ी जो कि हटक लेकर आ चुका था उसकी चाबी लिए ड्रेस कोट काउच से उठाए कमरे से निकला, तो हटक फौरी लपक कर लाला की तरफ आया। ओके मैं आता हूँ। एदा इसी हॉस्पिटल में थी जहाँ आयस, तभी तो वो राब्ता तोड़ गया। लाला खुदा का वास्ता कुछ देर तो आराम कर लेते। हटक की जान से निकली। आयस ने शर्ट भी बदल ली थी। आराम का वक्त नहीं, तुम जाओ, मैं एदा को पिक किए घर ही जा रहा हूँ। वो यही है और भूल कर भी किसी से इस मामले का जिक्र नहीं। हटक आयस के इसरार के आगे हटक का इनकार मान पड़ा, जबकि वो उदास सी मुस्कुराहट दिए सर हिला गया। एदा अभी उदास सी मूरत बनी आंखों में उमड़ते आंसू ही दबाने में मसरूफ थी, जब कमरे का दरवाज़ा खुलने पर आयस को देखती वो बेख्तियार उठकर इस प्यार से उसके सीने लगी कि आयस हैरत कदे में उतर गया कि एदा को कैसे इल्म के ज़ोर से गले लगना अभी उसका शेर सह नहीं सकता। वो तबीयत डाउन होने पर इतनी घबरा गई थी कि आयस को महसूस हुआ वो उसके सीने में मुँह दिए रो रही है। ज़रा सी तबीयत ख़राब क्या हुई, तुम छोटा बेबी बन गई, खुद कोई बात नहीं एदा, सब ठीक है, मेरी जान इधर आओ। आयस ने इसे खुद से दूर करते उसके आंसू पोंछ कर माथा चूमा और पकड़ कर बिठाया, मगर बैठने की देर थी कि एदा ने जो पहली चीज़ नोट की वो आयस की आसमानी के बजाय ग्रे शर्ट थी, और गर्दन पर कुछ निशान सूखे खून के मिटने से बच गए। आयस ये खून! एदा ने उसके गिरेबान के फौरी 2 बटन खोले कि आयस को कुछ छुपाने की मोहलत न मिली, जबकि उसके शाने और कंधे के बीच लगे बैंडेज पर एदा ने नम सहमी आंखें उठाकर आयस की आंखों में गाड़ी। आपको क्या हुआ कि है आयस, कुछ हुआ है? ये जहाँ एदा की आवाज़ टूटी तो आंखें छलकी, फौरी अपने सीने भेज लिया। रोना मत एदा, गोली बस छू कर निकली है, बहुत मामूली जख्म है, डरना तो बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। आयस जिस आराम से गोली का बल्ले से संभाल रहा था वो फिर से हिसार तोड़े रूबरू आई। बेयकीन आंखों से आयस को देखा, और इससे पहले वो इसे रो कर रुलाती आयस ने सारा मामला तफसीलन बताकर एदा के आंसू फिर पूंजे।
कोहली आपको कहीं और लग जाती हो दाना हँसता क्यों अपनी जान दाँव पर लगाते हैं आप दोबारा ऐसा मत कीजिए गाइस आपको मेरी कसम उसका ज़िंदगी उसकी बाकी सलामत जिस्म की खैर मांगे वो तड़पी हुई आवाज़ में से मिन्नत कर बैठी जबकि आयस ने प्यार से गले लगा कर एदा की नाराज़गी खूबसूरती से मिटाई। नहीं करूँगा मनुष्य हमसे कोई नहीं चिनेगा एदा वो हमेशा हमारे पास रहेगी। मंजूर ने तो मुझे हैरान कर दिया बुराई बुरी होती है बस इंसान सारे ही अच्छे होते हैं। ये बात इसने साबित किया और मुझे बहुत खुशी हुई आलिया बहन और उनके बच्चे अब दरबदर नहीं होंगे और अनुष्य की फैमिली खुशो खुरम है इससे हमें भी तसल्ली मिलेगी। आइस की खुशी की नवैयत पर कितने ही लम्हे अदा कुछ बोल ना सकी बस इस शख्स की खूबसूरती के दर्जे ही तस्खीर करती चली गई। वो हर लम्हा इस आलम का एक नया रूप पाती और निहाल से निहाल तर होने लगती। आइस आप हीरा हैं सच में मेरी जान से भी प्यारे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपको जख्म लगा देखकर बहुत दर्द हो रहा है पेन किलर दिया आपको डॉक्टर ने। उसकी खुली शर्ट के बटन बंद किया अदा ने इसके जख्म पर धीरे से बहुत सा देते चेहरा उठाया जहां वो उससे ही फिदा नज़रों से देख रहा था मेरी पेन किलर ये लड़की है। उसके गुलाबी होंठों का रंग मध्यम की सांसें उनमें उतारने के बाद इकरार किया तो एदा की खोई मुस्कुराहट लौट आई। इससे पहले वो कुछ बोलती दरवाजे पर होती दस्तक पर आइस जरा एदा से फासले पर हुआ। साथ ही नर्स एक वाइट इन्वेलप लिए अंदर आई और इसे एदा की तरफ थमाया। योर ब्लड रिपोर्ट अब आप जा सकती हैं दालम लेकिन अपना बहुत ख्याल रखना है डॉक्टर अंजम ने कहा है कल चेकअप के लिए शाम 5 आप इनसे मिलने आएंगी। हैव अ गुड डे। नर्स ने मुस्कुराकर एदा को रिपोर्ट दी और हदायत दिए चली गई। इधर दो आइस ने इससे इन्वेलप लिया तो एदा खुद बेकरार नजरें इस पर जमा गई। ये ब्लड रिपोर्ट क्यों करवाई गई है तुम्हारी देखो तो बीपी क्यों लो। आइस ने फिक्र के संग बड़बड़ाते हुए वो रिपोर्ट खोली तो उसके बाकी के लफ्ज़ रहन हो गए यूं चलती हयात कायनात थम गई हो। कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं लगी मैं मरना नहीं चाहती। आइस आइस के खौफनाक तासुरात से एदा को डर लगा क्योंकि उसका चेहरा लट्टे की मानत सफ़ेद और आंखें रिपोर्ट्स पर पथराई हुई थी। एदा ये देखो क्या ये वाकई पॉजिटिव प्रेगनेंसी लिखी है या मुझे गलत दिखाई दे रहा है। जानी कैफियत में आयस ने वो पेपर एदा की तरफ थमाया जो आयस के अल्फाज पर ही सकते में गुम लगी मगर फिर डरते डरते टुपटुपाई आंखें रिपोर्ट पर डाली। लम्हे में आंखों से आंसू छलक पड़ा। दोनों ने एक दूसरे को देखा समझ ना आया मुस्कुराए हैं इस नाकाबिले यकीन खुशी पर अल्लाह के शुक्र में रोते इन अनबिलीवेबल। मैंने कहा था ना तुम अल्लाह को बहुत प्यारी हो देखो मेरे कहे का जीता जागता सबूत तुम कंसीव कर चुकी हो मेरी जान। ओ एदा तुमने मुझे इस दुनिया का सबसे मसरूर शख्स बना दिया। उसके कांपते हाथ बारी बारी चूमे इसके आंसू बहने से पहले आयस ने सीने से लगाया था और ये वाकई इतनी बड़ी खुशी थी कि खुदा इसकी आंखों में इस वक्त खुशी के आंसू थे। लुक एट मी खबरदार जो तुम रोई। उसको पकड़कर रूबरू किया उसने हथेलियों को उसकी आंखों तले फेरती आंसू पूंजे तो वो रोती रोती मुस्कुराई। आपकी अपनी आंखें नम है अदा के जताने पर आयस ने फौरी आंखें रगड़ कर आईब्रो चुकाते तो वो हंस पड़ी। मेरी जान तुमने खुशी इतनी बड़ी दी है कि आयस आलम के दामन की वुसत कम पड़ गई मैं कुर्बान जाऊँ तुम पर। आयस का बस न चल रहा था इसे उठाकर दिल में रख ले। अदा की मुस्कुराती आंखों में दुनिया जहान की चमक थी। भले वो निढाल थी पर अंग अंग तक इस लम्हा गुली सरशारी का लुत्फ बयान करना मुश्किल था। ये सब आपके साथ के सबब हुआ अल्लाह को मैं नहीं आप पसंद हैं आयस तभी उन्होंने आपके नसीब की ये खुशी भी मुझसे पूरी की। मुझे इस लम्हा खुद पे प्यार आ रहा है कि मेरे अल्लाह ने मुझे हर तरह से आपका सुकून बनाया। मोहब्बत बाज निगाहों से आयस को तकती वो अपनी खुशकिस्मती बयां करती बोली तो आयस ने उसकी जबीं चुमी खुद से लगाता अल्लाह का शुक्रगुजार हुआ मेरी खुशकिस्मती है कि तुम ही मेरा मुकम्मल सुकून हो मेरे दिल की धड़कन। चलो घर चलते हैं सबको ये गुड न्यूज़ सुनानी है ठीक हो ना चल लोगी या उठा लूँ। आयस ने खुद उठते उसका हाथ थामा तो एदा खड़े होते हंस दीजिए आयस चल लूँगी बस अपना हाथ पकड़ाते। उसकी ख्वाहिश पर वो उसकी तरफ देखते मुस्कुराकर एक बार फिर अपने सीने में भेजता सामने लाया। मेरा हाथ और साथ दोनों जहान में सिर्फ तुम्हारी मलकियत है एदा दिल चाह रहा है खा जाऊँ मैं तुम्हें मेरे गुलाबी रसगुल्ले। एक तो वो पहले जितनी पीली थी इस न्यूज़ पर गुलाब बनकर बहका रही थी। आइस के स्नेह लकब पर वजह से खिलखिलाई सच में वो लम्हा नज़र लग जाने की हद तक हसीन था। काम हंसो नज़र ना लगवा लेना वो इसे इतना हंसा देखे काल खींचे जैसे रो गया। एदा ने फौरी हंसी को आंखों के गोशों में समेटा। आप ठीक हैं आइस उसके जख्म पर हथेली रखते फिक्र और परेशानी से पूछा जो अपना जख्म यकसर इस न्यूज़ पर भूल चुका था। अब तो कोई आइस आलम को काट कर फेंक दे फिर भी ये खुशी ये सुख कम होने का नाम ना लेगा। डोंट वरी जानम आ जाओ शाबाश। मसूफ को फिलहाल तो दर्द बिल्कुल बोले हुए थे और यही चीज़ एदा को कितनी देर मुस्कुराने पर मजबूर किए रही। दोनों साथ ही आलम हाउस के लिए रवाना हुए। मॉल से करीबी सुनसान सड़क पर गाड़ी रोके वो तीन एक दूसरे के करीब खड़े थे। अशफा को तो अपनी आंखों पर यकीन ही ना आ रहा था जबकि वो इब्राहिम आलम और अनान दोनों की आंखों में जमा अज़ियत और उनकी चुप पर खौफज़दा भी थी। इब्राहिम आलम के चेहरे की दाईं तरफ जबड़े पर एक गहरा पुराना कट जैसा निशान था जिसने उनके चेहरे की खूबसूरती पर ग्रहण लगा रखा था। बाल ग्रे थे दाढ़ी कहीं कहीं स्याह कहीं से सफ़ेद। कौन है आप? अनान की आवाज़ हलक से बमुश्किल निकली लहजे में वहशत थी। इब्राहिम आलम वो आंखों में तेरगी लिए जब बोले तो अनान की आंखों में पथरीलेपन की जगह हराशों ने ली। अशफा तक की आंखें भीगी। आप तो इस हादसे में फिर मुझे बताएं खेल खेला आपने हम सब के साथ अपनी जगह चले। वो करीब आया तो इब्राहिम भी उसकी तरफ बढ़े। अशफाक का दिल बैठा जा रहा था।
नहीं खेल का शिकार हो गया था। जिस आदमी को तुम सबने इब्राहिम समझकर दफनाया वो कोई और था, उसका चेहरा मसा था। फिर तुमने और रोहा ने मरे हुए बहुत बुरी हालत तक पहुंच जाते इब्राहिम आलम का पोस्टमार्टम भी ना होने दिया कि हकीकत खुलती। मैं तो खुद ये एक माह पहले जान पाया। अनान बाबा की आंखें, उनकी खुशबू सब अनान को हकीकी लगा। फिर उनकी आवाज़, उनका देखना, अनान को लगा किस्मत ने इसके साथ बहुत भयानक मजाक किया हो। अपनी आंख से टपकता, बर्दाश्त की हदें तोड़ता, आंसू और रगड़ता इसी गुस्से से बाबा को देख रहा था। किसने खेल खेला बोले, वरना मेरा दिल फट जाएगा। उनके दोनों बाजू पकड़े हुए इस कदर ऊंचा बोला कि अशबा और इब्राहिम सहम से गए। अनान पुरसुकून हो जाएं, बाबा हैं आपके, वही बाबा जिनके लिए बहुत तड़पे हैं आप, इब्राहिम अंकल। अशफा खुद ही पास आई और नान की सुरख आंखों में झांक कर तासुफ से बोली और वैसे ही सवालिया नजर दिल बर्दाश्ता से इब्राहिम पर डाली। नान ने नजरें चुराते, बाजू हटाते गहरा सांस खींचा तो वो भी अपनी कहानी सुनाने की हिम्मत जमा करने लगे। एक छठे बदमाश का मर्डर केस लेने से इनकार किया था मैंने। इसने धमकी दी थी कि मुझे मार देगा, मार भी देता, लेकिन उसकी बेटी का दिल आ गया मुझ पर। ये काफ़ी मज़े का हेज है, लेकिन यही सच है। इस बदमाश ने ही मेरी इस रोज़ गाड़ी पर हमला करवाया, पूरी तरह गाड़ी तबाह करवाई, और वो अपनी तरफ से मुझे और मेरी अदा को मरा समझ कर चला गया। लेकिन इसकी बेटी ने मुझे वहाँ से बर वक्त निकाल कर अपने एक मेरे जैसे जिसामत और कद वाला आदमी पहुँचा दिया। उसका चेहरा भी मेरी तरह मसा था, ऊपर से तुम लोग भी इसे इब्राहिम आलम ही समझे और कब्र बना दी। जूलिया नामी वो लड़की मुझे ऑस्ट्रेलिया ले गई, लेकिन मैं उसके काम भी ना आ सका। पिछले 5 साल से मैं कोमा में था। 1 साल तक तो इस लड़की ने हॉस्पिटल स्टाफ के मुताबिक मेरा अता पता लिया, लेकिन फिर वो भी मरा और बेकार समझकर चली गई। मेरा चेहरा बुरी तरह ज़ख्मी था, ना मेरे पास कोई वॉलेट था, ना कार्ड, ना बची हुई शक्ल के ऑस्ट्रेलिया के इस हॉस्पिटल का स्टाफ मुझे लावारिस का पता लगवाता। उनके पास मेरे होश में आने तक की कोई चॉइस ना थी। इब्राहिम का एक लफ्ज़ कर्ब से भरा था। अशबर और नान दोनों की आंखें सुर्ख अंगारा बनी। 1 माह पहले होश आया, ये तो अल्लाह का शुक्र है मुझसे मेरी यादाश्त नहीं छीनी गई। मेरे पास राब्ते का कोई ज़रिया ना था, ना इस मुल्क से निकलने का कोई हल। 2 दिन पहले इत्तफाकन जावेद से मिला मैं। वो अपने बेटे से मिलने ऑस्ट्रेलिया आया था। बस इसी की मदद से मैं आज सुबह फजर के वक़्त ही पाकिस्तान वापस आया हूँ। मुझसे मत रूठो बाबा की जान, मुझे तो खुद नहीं पता था कि मैं मरा नहीं हूँ। इससे ज़्यादा मज़ीद अनान से भी बर्दाश्त ना हुआ। उनका हाथ पकड़ा तो उसका अपना हाथ वाज़ेह लर्जिश में था, और यही अशबर इब्राहिम की आंखों में नमी ले आया। मम्मी के अलावा आप किसी और औरत को अच्छे लगे तो लगे क्यों, इसका हिसाब आपसे रोहा आलम लेंगी। सुना आपने, बहुत बुरे हैं आप, मैं आपसे नहीं बोलूँगा। अनान की आंखों के सामने बाबा की मौत के बाद के सारे कर्म आ रहे थे, तभी तो उसका सांस घुटा। तुम बोल रहे हो मुझसे, इब्राहिम की अपनी आवाज़ टुकड़ों में बटी। बहुत मिस किया ना, इसलिए ना बोल कर भी बोल रहा हूँ। आपकी खुशबू नहीं आई थी मुझे आपकी कब्र से। जब आपको दफनाया था तभी मैं 5 साल वहाँ दोबारा जा ही ना पाया था बाबा। आज गया तो मुझे कब्र से ज़्यादा इर्द-गिर्द आपकी खुशबू महसूस हुई। आप वहीं थे ना? वो बच्चों की तरह उनका हाथ जकड़े हुए तड़प कर पूछता, उन्हें रुला गया। हाँ, हिम्मत नहीं हो रही थी आलम हाउस जाने की, तो सोचा पहले अपने नाम की कब्र देख लूँ। जावेद से जब सबके बारे सुना तो बहुत तकलीफ़ हुई, ख़ासकर तुम्हारे बारे में। मेरी अदा ठीक है, सब्र की हज़रत ने मुझे 5 साल बेहोशी में भी सुकून से सांस लेने ना दी। अनान, माफ़ कर दो मुझे। तुम माफ़ करोगे तभी तो मुझ में बाकी सबसे इस कड़ी जुदाई पर माफ़ी माँगने की हिम्मत आएगी। मेरी रोहा, मेरा हादी, भाई साहब, सबसे मिलने को बेताब हूँ। बाबा के जवाब पर उनका हाथ पकड़े चुमता मुस्कुराया। बाबा का मिलना इस वक्त इसे ख्वाब लग रहा था। आपकी गलती होती तो कसम से देखता भी ना आपको। 4 साल तक मैंने भी आपकी तरह किसी बेजान कैफियत का शिकार था, जीते जी मरा हुआ। लेकिन इस लड़की ने मुझे इस नींद से बेदार किया, वरना आपको वापसी पर सब मिलते, लेकिन अनान की सिर्फ कब्र। इससे ज़्यादा बाबा ने कुछ कहने ना दिया। उसके होंठों पर थप्पड़ दे मारा, जिस पर अव्वल तो अशफा भी सहमी, और फिर अनान के हंसने पर इब्राहिम और अशफा भी हंस दिए। वो हार गया और शिद्दत से गले लगा। गिरफ्त ऐसी थी कि बेचारे मिस्कीन शक्ल बनाकर रुहासी हुई अशफा को देखते इस जिन ज़ात की शिकायत से इशारतन करते, इसे भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गए। यहाँ आओ बच्चे तुम भी। अशफा को दूर खड़ा देखे जिस तरह उन्होंने एक बाजू हटाए, हाथ फैलाया, वो फौरी लपक कर उनके गले लगी। तीनों की आंखों में मचलती हुई खुशी हसीन थी। ऊपर से अनान की भीगी हुई आंखें भी अशफा को दीवाना किए जा रही थीं। रूहानी आपको देखकर गुलाब की तरह खिल उठेंगी इब्राहिम अंकल। वो बहुत अकेली लगती थी आपके बिना, भले सब उनके पास थे। मैं बहुत खुश हूँ। अनान को उनका हाफ पीस मिल गया आपकी सूरत। अशफा की नम आवाज़ खुशी से कपकपाई, जबकि वो रोहा से सच में मिलने को बहुत बेताब थे। हरगिज़ नहीं, अभी आप उनके सामने मत आइएगा प्लीज़। मेरी मम्मी का हार्ट फेल हो गया तो पहले मुझे इनसे बात करने दें। ऐसा ना हो ये होशी बर्दाश्त ना कर पाएँ। आपकी गैर मौजूदगी में वही थी मेरी दोस्त, समझे। आप आपकी वैल्यू कम हो गई है। अनान की फ़िक्र और परेशानी पर अशफा इब्राहिम आलमस की इस दर्जा जेलसी पर मुतफ़क्का मुस्कुराए। मैं इसी पर खुश हूँ कि जैसा अपने शेर बच्चे को छोड़कर गया था वैसा ही मिला मुझे। तुम पूरी रोहा रख लेना, लेकिन थोड़ा सा मेरा दोस्त भी बन जाना। बाबा की जज्बाती करती ख्वाहिश पर उनको फिर से गले लगाता सहम सा गया। इन बाजुओं के हाल की हसरत ने ही तो इसे ऐन जवानी में पागल किया था। ऐसा मत कहें, आप जान है मेरी बाबा। चलें, फार्म हाउस चल रहे हैं आप, मैं आपको कल लेकर जाऊंगा खुद आलम हाउस, तब तक आप वहीं रहिएगा। मैं बता नहीं सकता उसको कितना पुरसुकून और मजबूत महसूस कर रहा हूँ। बहुत मिस किया आपको बाबा, बहुत ज़्यादा। ये जज्बाती मिलन अशफा को बेजर्दा कर गया, जबकि इब्राहिम आलम की वापसी गोया अल्लाह की तरफ से आलम हाउस के मकीनों की मुश्किलात आजमाइश का मीठा पल थी।
جو نیپر اینڈ گولڈن امبرائڈری کے ہلکے بلکے کام سے بنی شارٹ کرتی تلے کھلے پائنچوں والا گولڈن پلازو اور نیٹ کے بہت ملائم دوپٹے میں کھلے بال لہرائے کھسا پہنے وہ نوفل ظاہر دونوں کو اس قدر حسین لگ کر چونکا گئی۔ نوفل کو ایمان نے پہلے ہی جنٹل مین بنا کر ساحر کے سپرد کر دیا۔ چونکہ وہ تینوں بلوچ حویلی ذرا پہلے جانے والے تھے تبھی ایمان تیار ہوئی یا نہیں یہی دیکھنے ساحر آیا، مگر دونوں باپ بیٹا بھول ہی گئے کہ حسینہ کو بلانے آئے تھے۔ ساحر آج خود بھی ہاف وائٹ قمیص شلوار میں بہت ہی پیارا لگ رہا تھا، گلے میں مہندی تھیم کے مطابق فی الحال بلیک شائنی اسکارف لپیٹ رکھا تھا جو یقیناً جشن پر پہنچ کر پڑتے پیلے سرخ یا سبز رنگ میں بدل جاتا۔ نوفل دیکھ رہے ہو نا کیسے تمہاری ممی مجھے قابو کرنے کی تیاری کر رہی ہے، کچھ سمجھاؤ یار، اسے نازک دل کا آدمی ہوں۔ ساحر نے آنکھیں کھول کھول کر ایمان کو دیکھتے نوفل کو مسکین سی گزارش کی، جبکہ ایمان نے ہنس کر فوری نوفل کو ساحر سے لیا اور اس کے دونوں گال چمتی مسکائی تو نوفل بھی کھلکھلایا۔ ممی کی خوشبو اسے ہمیشہ مسرور کرتی۔ نوفل سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ ڈریس اور یہ سب خریدنے سے پہلے سوچنا تھا نا کہ آپ کی جان پر بھی بن سکتی ہے۔ تکویر ایمان کی رعنائیاں مغرور بنی وہ چہکی جبکہ ساحر نے قریب آتے اپنے اس کل جہان کو دیکھا۔ جس طرح نوفل کی کن پٹی چومی ویسی مہر چاہت ایمان کی روشن جبین پر دیے سے اپنی محبت میں سرشار کیا۔ انہی رعنائیوں میں ہی تو آخری سانس تک محو رہنے کی تمنا ہے مجھے، اگر تیار ہو تو چلیں۔ ساحر کو محب کی بھی فکر تھی جسے بیچارے بلوچ خاندان نے اس کی زوئے سے صبح سے اب تک دور رکھا تھا۔ ایمان نے ساحر کی بے قراری بامتے فوری سر ہلایا۔ باقی تین افراد بھی اب تک تیار ہی ہونے پر لگے تھے، مگر سب سے پہلے بلوچ حویلی کے جشن میں شرکت کو محب بلوچ کا یار پہنچا۔ شاندار استقبال تو ہوا ہی، دوسرا حویلی کی رونق دیکھ کر ویسے ہی دل ہمک اٹھے۔ ساحر تو نوفل کو ایمان کے سپرد کیے خود محب کے ساتھ حویلی کے باغیچے کی سمت بڑھا کیونکہ باہر ڈول ڈمکا تھا اور نوفل اس سے ڈر رہا تھا۔ ایمان بھی قندیل آپا فرزانہ خانم کے ساتھ سیدھی زوئے والے کمرے میں ہی گئی جہاں اس کے بڑے بڑے مہندی سے سجے ہاتھ پیروں کی بہار ہی میں بھوت کر رہی تھی۔ پھر جب اسے مہندی کی دلہن بنا کر سجایا جاتا پھر تو قیامت ڈھاتی۔ زوئے سب خواتین کے بیچ سے اٹھ کر ایمان سے ملی بھی اور نوفل کو فوری احتیاط سے اٹھا کر اپنی گود میں لیے بیٹھی۔ اندر اتنا شور نہ تھا تبھی نوفل صاحب پرسکون ہو کر حسینوں اور دوشیزاؤں کو تاڑتے انجوائے کر رہے تھے۔ بڑی بزرگ خواتین گیت گا کر ہاتھ میں پکڑے چھوٹے چھوٹے دف جن پر ستارے کی لڑیاں نصب تھیں انہیں ہاتھ پر مار کر دمک سی اٹھنے پر اسی مدر لے میں گنگنا رہی تھیں۔ ایمان نے بھی سب آنٹیوں کو دیکھا دیکھی ہنس کر گنگنانا شروع کر دیا۔ جاری ہے کیسی لگی شاکنگ اور ہیپی ہیپی کس اگلی سیکنڈ لاسٹ ہوگی، ممکن ہے ہر ہی کس کے 2 پارٹ کرنے پڑیں کیونکہ بہت سب کے سینز دوں گی، کوشش ہوگی میری۔ سارے سسپینس اور شاکس یہیں اینڈ فرجام رہ گیا ہے، اس کا اینڈ لاسٹ میں ہوگا، ایک ایموشنل سا سین ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو اگلی کس مہندی اور شادی اسپیشل ساتھ ہوگی، یعنی محب زوئے اسپیشل ہونے والی ہے اگلی۔ اور بیسٹ تینوں ڈائلاگ کون سا لگا یہ بتانا ضرور، اور چینل لازمی سبسکرائب کیا کریں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا۔ 58% لوگ ہیں جو بنا سبسکرائب کیے ایپیسوڈ پڑھ رہے ہیں، تو ناٹ فیئر، آپ بہت غلط کر رہے ہیں۔ چینل پلیز لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو اسی طرح میرے اچھے اچھے ناولس چاہیے تو ملتے ہیں سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔